सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 22 के बारे में। तो फाइनली जाकर जेजो आइलैंड का रेड खत्म हो जाता। सभी कोरियन हंटर्स को वापस भेजने के बाद जिनमें अपना बचा कुचा काम निपटाने के लिए वापस जेजो आइलैंड के डंजन में जाता, जहाँ पर वो अपने शैडो आर्मी की मदद से बाकी बचे हुए एंड का काम तमाम कर रहा था। इसी बीच जिन वो सजीव से एंड मॉन्स्टर्स से शैडो एक्सट्रैक्ट करता, लेकिन सरप्राइजिंगली इस शैडो में हमें एक नया रैंक देखने मिलता जो था लेवल 1 जनरल। अभी तक जिनों के पास जो शैडोज थे उन लोग का रैंक था एलीट नाइट और एलीट नाइट, लेकिन ये पहला शैडो था जिसका रैंक था जनरल। और इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये शैडो जिनों के बाकी सारे शैडोज से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। जिन्हों इसके बाद क्वीन का शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे ही जा रहा था तभी अचानक से वो एंड का शैडो बोलने लगता। जिन्हों उसका आवाज सुनकर वही पर ही रुक जाता। वो एंड मॉन्स्टर कहता, मेरे राजा, कृपया मुझे एक नाम प्रदान कीजिए। जिन्हों इसके बाद उस मॉन्स्टर से पूछता, आखिर तुम बात कैसे कर सकते हो? वो मॉन्स्टर कहता, मैं हमेशा से ही बात कर सकता था मेरे राजा। जिन्हों को पहले लगा था कि ये मॉन्स्टर क्योंकि पहले से ही बात कर सकता था तो शैडो बनने के बाद भी शायद वो बात कर सकता, लेकिन फिर जिन्हों को आयरन और टक्स के बारे में याद आता। आयरन जो एक इंसान हुआ करता था, शैडो बनने के बाद वो बोल नहीं सकता था, और टक्स जो एक बोलने वाला मॉन्स्टर था वो भी शैडो बनने के बाद बोल नहीं सकता था, और उसके साथ साथ मेन ब्यूंग भी बिल्कुल वैसा ही था। अभी इन चीजों के बीच सिर्फ एक ही डिफरेंस था और वो था रैंक का। जिन्हों यहाँ पर एज्यूम करता है कि शायद उसके शैडोज के रैंक अपग्रेड होने के बाद वो भी शायद इसे मॉन्स्टर की तरह बोल पाएंगे। जिन्हों इसके बाद कहता, तुम जानते हो ना कि मैंने ही तुम्हारी जान ली है, क्या इसके बावजूद भी तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? वो एड मॉन्स्टर कहता, नहीं मेरे राजा, आपने मुझे मारा नहीं, बल्कि आपने मुझे नई जिंदगी और नया ताकत दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका ही सेवा करना चाहता हूँ मेरे राजा। कृपया मुझे एक नाम प्रदान कीजिए मेरे राजा। जिन्हों यहाँ पर कहता, अगर मैं तुम्हें कोई कीड़ा और चींटी जैसा नाम दूं तो ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तुम्हारा नाम कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाता हो। जिन्हों यहाँ पर सोचने लगता, तब अचानक से जिन्हों को द एंड्स नाम के एक नोवेल के बारे में याद आता। इसके बाद जिन्हों कहता, बेरू, आज से तुम्हारा नाम होगा बेरू। इसके बाद जिन्हों चाहता है क्वीन के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और एक ही अटेम्प्ट में वो क्वीन के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता। जिन्हों जैसे ही क्वीन के शैडो को समन करता, अचानक से एंड शैडोज के बीच हलचल मच जाता, और जिन्हों भी नोटिस करता कि उसके साथ एंड शैडोज का बॉड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। जिन्हों यहाँ पर बेरू से पूछता, आखिर अचानक से ये क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो बेरू? इसके बाद बेरू कहता कि क्वीन के पास एक ऐसा पावर है जिसकी मदद से वो सभी के ऊपर हुक्म चलाती है। इसका मतलब यही था कि जब तक क्वीन जिंदा रहेगी तब तक एंड्स के साथ जिन्हों का बॉन्ड ऐसा ही वीक होते जाएगा। जिन्हों इसके बाद पूछता, वैसे मैंने नोटिस किया कि क्वीन का मैना पहले से घट चुका है, क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? बेरू उसके जवाब में कहता है कि क्वीन का मैना ज्यादातर अंडे देने के लिए होता है, और क्योंकि अभी क्वीन के पास एक फिजिकल बॉडी नहीं है तो इसका मतलब वो अंडे भी नहीं दे सकती, और इसी वजह से क्वीन का मैना पहले से कम हो गया था। जिन्हों इसके बाद क्वीन के शैडो को एक्सटर्मिनेट कर देता है। हमें देखने मिलता है कि जिन्हों के शैडो सोल्जर्स यहाँ पर एसेंस स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। जिन्हों अपने शैडोज को कहता, हमें सबको इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको जेजो आइलैंड को एक बार फिर से तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सब काम खत्म करने के बाद अभी जिन्हों के पास एक ही काम बचा हुआ था, और वो था बाकी बचे एंड्स को खत्म करना। तभी बेरू आकर जिन्हों से कहता, मास्टर, सभी एंड्स बिना रानी के आदेश के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। जिन्हों बेरू से पूछता है कि अभी कितने एंड्स बचे हुए हैं। बेरू कहता है कि अभी भी 4000 के करीब एंड मॉन्स्टर्स जिंदा मौजूद है। इतने सारे एंड्स अभी भी जिंदा, ये सुनकर जिन्हों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिन्हों इसके बाद बेरू से कहता, बेरू, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? ये सुनकर बेरू तुरंत कहता, आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे राजा। इसके बाद हमें बाकी कोरियन हंटर्स के पास ले जाया जाता, जो बैकअप के तौर पे जेजो आइलैंड के पास ही मौजूद थे। अचानक से बहुत सारे एंड्स को एक साथ आते हुए देखकर सभी गिल के हंटर्स यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। हमें यहाँ पर जूही और मिस्टर सॉन्ग भी देखने मिलते हैं। सभी हंटर्स अपने जी जान लगा के इन एंड्स को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ए रैंक का हंटर एक्टर ली मिनसुम इन एंड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो एंड्स बहुत ही तेजी के साथ सामने जा रहे थे। अभी धीरे धीरे हंटर्स बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। तभी अचानक से बहुत ही तेजी के साथ बेरू आकर उन सभी को चंद सेकंडों में खत्म कर देता, और ये नजारा देखकर सभी हंटर्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते।
साउथ कोरिया के साउदर्न रीजन के एंट्स को खत्म करते करते यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं। कुछ एंट मॉन्स्टर्स यहाँ पर चाइना के करीब भी पहुंच जाते हैं। हमें एक बार फिर से चाइना के बॉर्डर के करीब ले जाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने बॉर्डर्स के करीब आने वाले एंट मॉन्स्टर्स को एक्सटर्मिनेट कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन से ये काम चल रहा था। चाइनीज नेवीज को एक बार फिर से एक एंट का झुंड देखने मिलता जो उनके बॉर्डर की तरफ बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था। वो सभी फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन कैप्टन यहाँ पर सभी को रोकते और कहता है नहीं सभी लोग रुक जाओ, लगता है हमारा हीरो यहाँ पर कुछ एक्शन दिखाना चाहता है। हमें देखने मिलता है चाइनीज सेंटर लियू ही गैंग अपने डुअल ब्लेड लेकर बिल्कुल तैयार था, और जैसे वो अपने सामने एंड्स के झुंड को देखता सिर्फ एक ही हमले से वो सभी के सभी एंड्स को चंद सेकंडों में खत्म कर देता। लियू ही गैंग इसके बाद कहता कितनी शर्म की बात है, अगर मेरे सामने वो मॉन्स्टर होता जिससे हंटर संग जिन्हों ने हराया तो सच में बहुत ही ज्यादा मजा आता। इसके बाद हमें फिर से यूएस में ले जाया जाता। वहाँ पर भी कोई टीवी में जिन्हों के साथ बेरू का मैच देख रहा था। हमें यहाँ पर एक लड़की देखने मिलती है जो किसी से कहती है तो सर आपको क्या लगता है मिस्टर वोइंग और संग जिन्हू एक ही इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं? तो हो सकता है कि मिस्टर संग जिन्हू ने ही मिस्टर वोइंग के भाई को मारा था, तो हो सकता है कि मिस्टर वोइंग संग जिन्हू से बदला चाहता। वो बंदा इसके जवाब में कहता है तो इस कहानी को भी ऐसा मोड़ दिया जाएगा। वैसे देख कर लगता है कि हंटर संग जिन्हू के साथ मिलना अभी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं सच में उससे पर्सनली मिलना चाहता था। हमें देखने मिलता है कि असल में ये और कोई नहीं, ये था थॉमस आंद्रे जो यूएस के स्कारवेंजर गिल्ड का लीडर है। वो लड़की इसके बाद पूछती है लेकिन सर अगर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो आप क्या करेंगे? थॉमस यहाँ पर क्या था, लगता तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना लौरा। मिस्टर वोइंग स्कारवेंजर गिल्ड का प्रॉपर्टी है और स्कारवेंजर गिल्ड मेरा है, और कोई भी अगर मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ लगाएगा तो मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सरकार से भी क्यों न निपटना पड़े। इसके बाद फिर से हमें ले जाया जाता है जेजू आइलैंड में। आज जेजू आइलैंड के रेड का 3रा दिन था। रेड खत्म होने के बाद सभी हंटर्स और सोल्जर्स डंजन के अंदर से एसेंस स्टोन्स कलेक्ट करने आए थे। यहाँ पर हमें नाइट्स गिल्ड का लीडर पार्क जॉनसो देखने मिलता जो इस मिशन को लीड कर रहा था। अचानक से वो कहने लगता एक समय की बात है, एक आदमी को लक के नाम पर सिर्फ ठेंगा मिलता था। पार्क जॉनसो अचानक से किस बारे में बात कर रहा है, किसी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। पार्क जॉनसो आगे कहता है उसने अपने हर एक काम को दिल से किया। उसका सपना था एक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का। वो ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग करता गया, उसने डाइटिंग भी किया ताकि वो कम से कम वजन रख सके। वो ट्रेनिंग करता गया, अभी सिर्फ बाकी था ओलंपिक्स में हिस्सा लेना, जो बहुत समय से उसका सपना था। उसने सारे टेस्ट भी पार कर लिए और कंपटीशन से पहले उसे एक अच्छा सपना भी आया था, लेकिन मैनोमीटर टेस्ट के दौरान उसे पता चला कि अभी वो एक हंटर बन चुका है और उसे ओलंपिक से भी बाहर निकाल दिया जाता है। ये कहानी सुनकर पार्क जॉनसो का असिस्टेंट यून ताई कहता है क्या ये कहानी आपके बारे में है सर? पार्क जॉनसो यहाँ पर आगे कहता है उस आदमी ने अपने सपने को खो दिया, लेकिन वो शपथ लेता कि उस देश का सबसे बेस्ट गिल्ड बनाएगा। वो सभी जैसे ही डंजन के अंदर पहुंचते हैं, अंदर उन्हें हाई क्वालिटी एसेंस स्टोन देखने मिलता है, जो देखकर यूताई और पार्क जॉनसो के मुंह से लाल टपकने लगता है। पार्क जॉनसो यहाँ पर कहता है जरा इन हाई क्वालिटी एसेंस स्टोन को तो देखो, ऐसा मेरा गिल्ड इस दुनिया का बेस्ट गिल्ड बन जाएगा। वो सभी जैसे यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, अचानक से एक एंट मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आ जाता है, लेकिन पार्क जॉनसो एक ही हमले से उस एंट को खत्म कर देता है। इसके बाद पार्क जॉनसो नॉर्मल सोल्जर्स को कहता देखो तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए मौजूद है। पार्क जॉनसो जब ये सब कुछ कह रहा था तभी अचानक से यूनताई पार्क जॉनसो को बुलाने लगता है। अचानक से डंजन के अंदर से एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी बाहर आने लगता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके सामने हथियार खड़े कर देते हैं। वो आदमी यहाँ पर बहुत हद तक इंसान जैसा दिख रहा था, जिसकी वजह से अभी तक उसके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया था। पार्क जॉनसो से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है, तभी अचानक से वो बंदा एक दूसरे लैंग्वेज में कुछ कहता है। पार्क जॉनसो तुरंत समझ आता कि वो मॉन्स्टर का लैंग्वेज है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता अचानक से कोई दूसरा बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो एक चुटकी बजा के सभी को सुला देता। हमें यहाँ पर और एक आदमी देखने मिलता है जो कुछ हद तक यहाँ पर बुजुर्ग जैसा दिख रहा था। वो हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पर पूछता आगे तुम करना क्या चाहते हो? वो बुरा आदमी कहता है ऐसा वगैरह खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस उन्हें कुछ समय के लिए सुला दिया। ऐसा तुम्हें चेक करके क्या मिला? वो हट्टा कट्टा आदमी कहता मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ ये उसका ही ताकत है। वो बुरा आदमी कहता ये बहुत ही ताजुब की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। वो हट्टा कट्टा आदमी कहता अगर तुम्हें इसके बारे में जानना ही है क्यों ना तुम उससे खुद ही पूछ लो, ये जगह पूरी तरीके से सड़ चुका है
अगर वो औरत ये सब कुछ देख लेती, पता नहीं वो क्या करती। इसके बाद अचानक से वो बुरा आदमी अपने सामने एक पोर्टल खोलता है और कहता है, वैसे एक चीज ध्यान रखना, हमारा मिशन जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है, वैसे मुझे लगता है कि उनमें से एक यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों ना जाने से पहले हम लोग ये काम निपटाते। वो बुरा आदमी कहता है, ये काम हमारा नहीं है, ये वो संभाल लेगा। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? वो बुरा आदमी कहता है, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। ये कहते ही वो बुरा आदमी अपने पोर्टल से चला जाता है। दूसरा हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पर कहता है, साला कायर काई का, यार मेरे ख्याल से बिना मतलब के बखेरा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो बंदा भी अपना पोर्टल खोलता है और अपने पोर्टल की मदद से वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मिन ब्यूंग के शोक सभा में ले जाया जाता है, जहाँ पर कोरियन हंटर्स, मीडिया और बहुत सारे लोग मौजूद थे। एस रैंक हंटर बनने के बाद जिन्हों को सभी ने पहली बार एक्शन में देखा। बेसिकली जिन्हों ने अकेले के दम पे एक एस रैंक के गेट को क्लियर किया था, जिसकी वजह से ये पूरे साउथ कोरिया में एक हॉट टॉपिक बन गया था। यहाँ पर पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हमें देखने मिलते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना था कि अगर जिन्हों इतना ही ताकतवर था तो वो पहले से इस रेड में क्यों नहीं था। अगर वो पहले से होता तो मिन ब्यूंग को अपना जान नहीं गंवाना पड़ता। यहाँ पर हमें मिन ब्यूंग के फैमिली मेंबर्स को भी दिखाया जाता है। मिन ब्यूंग को फूल अर्पण करके जिन्हों जैसी वहां से जा ही रहा था, तभी बाकी उन्होंने जिन्हों से कहता, मुझे हमेशा लगता था कि कोई अकेला एक युद्ध को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं इस बारे में गलत था। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर सिंह, आपने इस सालों पुराने ट्रेजेडी को खत्म किया। जिन्हों जब वहां से जा ही रहा था तभी अचानक से चाहिन और उसकी आंखें मिलते हैं, लेकिन चाहिन तुरंत अपना मुंह मोड़ लेती है। हमें देखने मिलता है यहाँ पर चाहिन थोड़ी सी ब्लश भी कर रही थी। जेजू आइलैंड के इस रेड में टोटल 4801 हंटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 727 हंटर्स हमेशा लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इस रेड में टोटल 64 हंटर्स और 32 नॉर्मल सिविलियंस मारे जाते हैं, जो पिछले जेजू आइलैंड के रेड के अटेम्प्ट से बहुत ही ज्यादा कम था। इसके बाद जिन्हों चेयरमैन गो के साथ मिलता। चेयरमैन गो यहाँ पर जिन्हों से पूछते हैं, दो मिस्टर सिंह, क्या आप अपना खुद का गिल्ड शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास एस रैंक हंटर का लाइसेंस है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमें एक कॉल लगाना होगा और हम सबको संभाल लेंगे। वैसे मिस्टर सिंह, क्या आपने जेजू आइलैंड के ऊपर कोई बैरियर कास्ट किया था? जिन्हों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद चेयरमैन गो कहते कि जो हंटर्स जेजू आइलैंड में एसेंस स्टोन्स कलेक्ट करने गए थे, अचानक से वो सभी बेहोश हो गए थे और उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जिन्हों यहाँ पर कहते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो मनी में सोचता है कि शायद इसमें एंड्स का कोई चाल हो सकता है। इसके बाद चेयरमैन गो को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए वहां से जाना पड़ता है। जिन्हों भी जैसे अपने घर के लिए जाने ही वाला था, तभी अचानक से एक गोरा बंदा जिन्हों के सामने आ जाता। वो जिन्हों से कहता है, हेलो मिस्टर सिंह जिन्हों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है सफेद आदम और मैं अमेरिका के फेडरल ब्यूरो से हूँ। आप चाहे तो मुझे आदम बुला सकते हैं। वैसे मैं आपके ऑफिस में भी गया था, लेकिन आप मुझे वहां पर नहीं मिले। तब जिन्हों को याद आता है कि योजन ने उससे कहा था कि एक आदमी कुछ दिन पहले उससे मिलने के लिए आया था। जिन्हों यहाँ पर पूछता है, तो बताइए आपको क्या चाहिए? आदम यहाँ पर कहता है, मैं आपके साथ एक बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकता है। जिन्हों पूछता है, आखिर आप मुझसे इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करना चाहते हैं? आदम यहाँ पर कहता है, आपके जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके हमें बहुत सारे फायदे। जेजू आइलैंड के इस रेड में आपका परफॉर्मेंस देखकर हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं और बाकी का इंफॉर्मेशन डेप्यूटी डायरेक्टर खुद समझाएंगे। थोड़ा सोचने के बाद यहाँ पर जिन्हों कहता है, मैं आपको सोचकर कॉल करूंगा। जिन्हों जल्दी वहां से जा ही रहा था, तभी आदम कहता है, एक अपग्रेडर जो किसी भी हंटर के एबिलिटीज को एनहांस कर सकता है। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? इसके बाद जिन्हों डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कॉर्नर के साथ मिलने के लिए चाहता है। माइकल कॉर्नर और जिन्हों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है। माइकल यहाँ पर सीधे अपने पॉइंट पे आता और कहता, मिस्टर सिंह, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ये रहे आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मली किसी का इमिग्रेशन करने के लिए 2 साल का वक्त चाहिए होता है, लेकिन आप चाहे तो ये 1 सेकंड में हो सकता है। लेकिन जिन्हों यहाँ पर कहता, देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मिस्टर आदम ने कहा कि वो मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। क्या सच में किसी हंटर के एबिलिटीज को अपग्रेड किया जा सकता है? माइकल यहाँ पर कहता, तो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल ऐसे एक एबिलिटी यूजर अभी हमारे साथ मौजूद है। शायद इस दुनिया में वो इकलौती ऐसी होगी जो ये कर सकती है। मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ मिस नॉर्मा सेलमेर को।
एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 22। तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। और सीजन 3 की बात करें तो सीजन 2 के एनिमे खत्म होने के बाद ही मैं स्टार्ट कर दूंगा उससे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।